जी, आज हम अपने ऑडिट के आखिरी लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये तो होना ही था। जी, जी। तो हमने, आपको याद होगा, ऑडिट के स्टार्ट में स्टडी किया था कि ऑडिटर डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कुछ एश्योरेंस सर्विसेज हैं और कुछ नॉन एश्योरेंस सर्विसेज हैं। एश्योरेंस सर्विसेज में हमने दो टाइप स्टडी की थी, रीजनेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट। तो आज हम रिव्यू इंगेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। आप थोड़ा सा शायद हैरान हो रहे होंगे कि रिव्यू इंगेजमेंट जो है वो ऑडिट में तो हमने इतने ज़्यादा चैप्टर पढ़ लिए और रिव्यू इंगेजमेंट सारे का सारा एक चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप इसकी नेचर समझेंगे वो रिव्यू, एक तो रीज़न ये है कि ऑडिट में प्रोसीजर ज़्यादा परफॉर्म किए जाते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करना होता है, और रिव्यू में प्रोसीजर कम होते हैं। लेकिन एक रीज़न और भी है कि इस चैप्टर में जो स्टाइल होता है उसका प्रोसीजर बताने का, वो ये नहीं होता नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि जी ये भी प्रोसीजर परफॉर्म करिए, भी इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। यहाँ पे वो सिर्फ हमें बताएगा ये प्रोसीजर परफॉर्म करो, ये प्रोसीजर परफॉर्म ना करो। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हमें वो ये कहेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म ना करो, ये नहीं बताएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं। ये नहीं बता, कहेगा कंफर्मेशन सेंड करने की जरूरत नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं। ये नहीं बताएगा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन के रूल्स क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन के रूल्स क्या है, ये नहीं बताएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर कहेगा परफॉर्म करो, लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में हमें नहीं बताया। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो जो हम प्रोसीजर ऑलरेडी ऑडिट में, तो ज्यादा प्रोसेस का मतलब है हम सारे कंसेप्ट ऑडिट में सीख चुके हैं। रिव्यू में वो कंसेप्ट रिपीट होंगे कि ये काम करो, ये ना करो, लेकिन उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए रिव्यू में याद रखिए हमारे प्रोसीजर जो है निस्बतन कम होते हैं, और यहाँ पे वो टू द पॉइंट बात करेगा। सब्सिक्वेंट इवेंट कंसीडर करो। अब सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होते हैं, उन्हें कंसीडर कैसे करना है, एडजस्टिंग है तो क्या करना है, नॉन एडजस्टिंग क्या करना है, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगी, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑडिट में पढ़ चुके हैं। तो पहली रीजन तो आपको ये बता दी कि रिव्यू का चैप्टर क्यों जो है वो कम है ऑडिट की निस्बत। फिर हम स्टार्ट करते हैं इसे बेसिक से पढ़ना रिव्यू को, कि जो सर्विसेज या एंगेजमेंट्स कह लें, सर्विसेज या एंगेजमेंट का मतलब जो काम ऑडिटर करता है। एक सीए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो प्रोफेशन को, वो किस तरह की है, कितने टाइप्स की है। बेसिकली दो बड़ी टाइप्स होती हैं, एश्योरेंस सर्विसेज और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। एश्योरेंस और एश्योरेंस सर्विसेज के अलावा जितने भी नॉन एश्योरेंस सर्विसेज को हम थोड़ा दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं नॉन एश्योरेंस सर्विसेज को। एक है रिलेटेड सर्विसेज और दूसरा है अदर नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। ये तो क्लियरली एश्योरेंस सर्विसेज, ये क्लियरली नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। ये वो सर्विसेज हैं जो हैं नॉन एश्योरेंस सर्विसेज, लेकिन इन्हें कहा जाता है रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इनकी नेचर आप पढ़ेंगे ऑडिट से मिलते जुलती है। ठीक है, यानी जो एक टिपिकल हमारा काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड, ये रिलेटेड सर्विसेज उनसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें रिलेटेड सर्विसेज कहते हैं। अब सबसे पहले स्टडी करते हैं एश्योरेंस सर्विसेज। एश्योरेंस सर्विसेज में कितनी तरह की एंगेजमेंट्स हैं? दो तरह की एंगेजमेंट। एक है रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन सी है? जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। हाँ जी बिल्कुल। और रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? हाई लेवल, बिल्कुल, बट नॉट एब्सोल्यूट। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट की एग्जांपल क्या है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट की एग्जांपल क्या है? रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
रिलेटेड सर्विसेज में किस तरह की सर्विसेज है? रिलेटेड सर्विसेज में दो सर्विसेज आते हैं, एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और एक कंपाइलेशन। कितनी तरह की सर्विसेज? दो तरह की, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कौन सी सर्विसेज होती हैं? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है ऑडिट नेचर के प्रोसीजर परफॉर्म करना। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या है? ऑडिट नेचर के प्रोसीजर परफॉर्म करना। अगर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में ऑडिट नेचर के प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं तो फिर से ऑडिट क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए कि ऑडिट किया जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के मुताबिक। इसमें प्रोसीजर, इसमें भी वही है प्रोसीजर याद रखिए, इसमें भी वही है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में फर्क क्या है? ऑडिट किया जाता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, आईएसएस के मुताबिक, जबकि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। इसमें अगर एक प्रोसीजर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं करो, क्लाइंट कहता है ना करो, हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। अगर क्लाइंट ना परफॉर्म करने तो हम कहते हैं स्कोप लिमिटेशन, ओपिनियन मॉडिफाई होगा। लेकिन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में हम क्लाइंट के साथ एग्री जो कर लेते हैं, जो हमें क्लाइंट कहता है प्रोसीजर ये कोई परफॉर्म करते हैं, जो प्रोसीजर क्लाइंट कहेगा परफॉर्म नहीं करने, हम नहीं करते। अब चूंकि हम क्लाइंट के कहने के मुताबिक काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम बाद में ये ओपिनियन, ये एश्योरेंस नहीं दे सकते कि ये जो आप जिस नतीजे पे पहुंच रहे हैं वो ठीक है। या हम फर्ज कीजिए आपने हमें कहा रिसीवेबल्स पे ये प्रोसीजर परफॉर्म करो, हम कहेंगे हमने रिसीवेबल पे आईएसएस के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, आपके कहने के मुताबिक किया, इसलिए आपने कहा चेक करो रिसीवेबल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, हमने ये चेक कर लिया। लेकिन ये करेक्ट है कि नहीं, वैल्यूएशन इनकी करेक्ट है कि नहीं, कोई डिस्क्लोजर अगर होने चाहिए थे वो चीजें डिस्क्लोज है, ये चीजें हम नहीं बता रहे। तो नताइज की जिम्मेदारी आप पे है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्या कहते हैं हम? नताइज की जिम्मेदारी आप। देखें ना, अगर आप मेरे कहने के मुताबिक तैयारी करेंगे तो आपके नताइज की जिम्मेदारी फिर भी नहीं है, वैसे मिसाल दे रहा हूं मेरे। लेकिन अगर आप अपने कहने के मुताबिक तैयारी करें, आप अपने किसी सीनियर के कहने के मुताबिक, भाई कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आखिरी दिन 3-4 दिन तैयारी करना, बस वो पेपर पास हो जाए, मेरा तो ऐसे ही पेपर पास हुआ था। अगर किसी और के कहने के मुताबिक तो फिर नताइज की जिम्मेदारी तो मेरी, फिर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म किए। इसलिए अगर हम आईएसएस के मुताबिक काम करें फिर हम ओपिनियन कंक्लूजन कोई देते हैं, हम अश्योरेंस देते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करे, इसमें कोई एश्योरेंस नहीं देते, इसे नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर समझ आ गया? इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल यह, फर्ज कीजिए क्लाइंट ने हमें कहा हमें किसी जगह पे शक है फ्रॉड का, हम बैंक है, एक ब्रांच है, उसका मैनेजर हमें शक है कि फ्रॉड कर रहा है, तो आप ऐसा करो सारा बैंक नहीं, वो ब्रांच, और उस ब्रांच में भी हर एरिया इनकम एक्सपेंस नहीं, सिर्फ ये देखो उसने जिन लोगों को लोन दिए हैं वो सही दिए हैं कि नहीं। अब बताइए क्या हम सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ओपिनियन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में अगर क्लाइंट हमसे करवाना चाह रहा हो कर देंगे, लेकिन ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। इसे क्या कहते हैं? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। नाम में कंसेप्ट छुपा हुआ है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, यानी वो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं जो एग्रीड हो गए हैं। किसके साथ एग्रीड हो गए? क्लाइंट के साथ। इसकी दूसरी एग्जांपल है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। बाज़ औक़ात जो रेगुलेटर होता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या डिफरेंट इंडस्ट्री के और भी रेगुलेटर्स हो सकते हैं, वो किसी कंपनी से कह सकते हैं कि आप अपने ऑडिटर से हमें ये सर्टिफिकेट लेके दें कि आपने हमारी जो वो वाली रिक्वायरमेंट है वो पूरी की है। कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, जनरलाइज लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको। तो फिर हमें क्लाइंट आके कहेगा कि सर आप सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, हमारे रेगुलेटर ने सिर्फ कहा है कि ये चीज़ चेक करवाएं, आप ये चीज़ चेक करके रिपोर्ट दे दें, वो भी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। कंपाइलेशन क्या होता है? कंपाइलेशन होता है अकाउंटिंग नेचर की सर्विसेज प्रोवाइड करना। अकाउंटेंट क्या काम करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। तो अगर क्लाइंट हमें कहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर दे तो वो कौन सी सर्विसेज होंगी? कंपाइलेशन सर्विसेज। वो हो सकता है हमें कहे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दो, हो सकता है हमें कहे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दो। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल, क्या फर्क है दोनों में?
आज भले भाई क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रीवियस ईयर प्रीवियस पीरियड जो गुजर चुका है उसकी बेस पे बनती है उसे कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो फ्यूचर के ट्रांजैक्शन की बेस पे बनती है उन्हें कहते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रोजेक्शंस वगैरह जैसे फोरकास्ट वगैरह, शाबाश, बजट्स वगैरह, शाबाश। तो ये है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन क्लियर हुआ? अच्छा, अब मुझे बताइए, क्या हम एक ही फर्म से ऑडिट और कंपाइलेशन दोनों सर्विसेज ऑब्टेन कर सकते हैं? पहले उन्होंने कहा था। नहीं, एक मिनट है आगे। नहीं भैया, वो 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, यस नो कर देंगे बस। पहले बताइए ये इशू डिस्कस कहां हुआ था? एक मिनट, चैप्टर नंबर 30 कह रहे हैं, 40 जी भाई। एक मिनट है भाई, एक मिनट है। चैप्टर कोड ऑफ एथिक्स वाला था। बताइए क्या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज के नाम से बड़ा था, लेकिन कोई थ्रेट, पूरी बात करना, थ्रेट अराइज होता है भाई। एक मिनट है, उसको तो पहले नहीं बैठ, सेल्फ रिव्यू था। अब आपने कम से कम ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 सेफ गार्ड बता दें। मैनेजमेंट, मैनेजेरियल डिसीजन हमने नहीं करने, और भाई सबसे बड़ा, और टीम सेपरेट होनी चाहिए यार, खुदा का खौफ कर दे भाई को, टीम एंगेजमेंट टीम सेपरेट होनी चाहिए। चलिए बहरहाल ये। अच्छा, अदर नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज कौन सी हो सकती हैं? अदर नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज जैसे टैक्स सर्विसेज, ठीक है, टैक्स की सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं ना। हाँ जी, टैक्स सर्विस, ये भी कोड ऑफ एथिक्स से याद आ, कोड ऑफ एथिक्स रिवाइड। नहीं भैया, मौका मिल गया जी। भैया बताइए। टैक्स सर्विसेज में कोई थ्रेट नहीं है, प्रोवाइडेड मैनेजरियल डिसीजन तो नहीं था इसमें। मैनेजरियल, हर एक में थोड़ी मैनेजरियल डिसीजन आ जाएगा भाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्सेप्ट करे। शाबाश, ये लीजिए। तो इसी तरह वैल्यूएशन सर्विसेज, लेकिन अब रहने दें बस। वैल्यूएशन नहीं भाई। अच्छा, अब सुनिए, हमें फर्क समझ आ गया इंश्योरेंस सर्विसेज और नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज में। और नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज को हम 2 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, रिलेटेड सर्विसेज अलहदा, अदर नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज अलहदा। रिलेटेड सर्विसेज में 2 एग्जांपल कौन सी हैं? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कंपाइलेशन। एग्रीड अपॉन ऑडिट नेचर प्रोसीजर परफॉर्म करना, कंपाइलेशन अकाउंटिंग नेचर प्रोसीजर काम परफॉर्म। अच्छा बताइए, इंश्योरेंस सर्विसेज में रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट तो रिव्यू रिपोर्ट भी तो होती होगी कोई ना कोई। रिलेटेड सर्विसेज में रिपोर्ट होती है, रिलेटेड सर्विसेज में भी रिपोर्ट होती है, लेकिन याद रखे ऑडिट में रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल होती है। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो पब्लिकली अवेलेबल होती है नॉर्मली, लेकिन रिलेटेड सर्विसेज चूंकि ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जरूरत के मुताबिक परफॉर्म की जाती है, ये रिपोर्ट जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं होती, रिस्ट्रिक्टेड टू मैनेजमेंट। जनरल पब्लिक को चलेगी, कौन सी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी? है टीवी पे खबर नशर कर दी और फिर कह दिया किसी को ना बताना, पर है कौन गया भाई बाकी पीछे जिसको बताना है भाई। अब बताइए, रिपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है, क्या ये हमेशा मॉडिफाइड होगी कि नहीं? मेरा ये ख्याल है ये रिपोर्ट हमेशा मॉडिफाइड होगी। रीजन बतानी है क्यों? अदर मैटर, शाबाश भाई कर दीजिए, अदर मैटर, क्योंकि जब ऑडिटर रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करता है, अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करता है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू। बहुत आसान,
डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू बहुत आसान, पढ़ा हुआ पहले। प्रोसीजर किसमें ज्यादा किसमें कम? ऑडिट में ज्यादा, रिव्यू में कम। लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑडिट में रीजनेबल, रिव्यू में मॉडरेट लिमिटेड। हाउ एश्योरेंस इज प्रेजेंटेड? रीजनेबल एश्योरेंस रिपोर्ट में कैसे प्रेजेंट की जाती है? इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, दैट इज इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। लिमिटेड एश्योरेंस रिव्यू में कैसे प्रेजेंट की जाती है? नेगेटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, दैट इज बेस्ड ऑन आवर रिव्यू nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view। अगर आई कैप कहे रिव्यू रिपोर्ट का कंक्लूजन ड्राफ्ट कर दो, कर देंगे? बेस्ड ऑन आवर रिव्यू nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give true and fair view। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम आ रहे हैं, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। सुन कहने लगा ये तो सर ने करवाया ही नहीं, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, तो क्या बताना है? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। जो चैप्टर 1 में रिक्वायरमेंट को गौर से नहीं पढ़ा आपने, चैप्टर 1 में जो करवाया था वो था डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एश्योरेंस एंड लिमिटेड एश्योरेंस। मैंने पूछा क्या? डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब ऑडिट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब रिव्यू। ऑडिट और रिव्यू में फर्क पूछा, एश्योरेंस में नहीं, एश्योरेंस एंगेजमेंट में फर्क पूछा है। ये बात समझ आई? तो एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमने एश्योरेंस पे तो मतलब बताना ही बताना है डिफरेंस, बाकी भी तो डिफरेंस बताने हैं, प्रोसीजर ज्यादा है, लेवल ऑफ एश्योरेंस कैसे, तकरीबन कंसेप्ट मिलता जुलता है, वही तकरीबन मिलता जुलता है, क्योंकि एश्योरेंस एंगेजमेंट के डिफरेंस में लेवल ऑफ एश्योरेंस का फर्क तो आएगा ही, सबसे बड़ा डिफरेंस वही है। ये दोनों आप देखें तो उसी लेवल ऑफ एश्योरेंस ही रिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जे अगर हमसे लेवल ऑफ एश्योरेंस पूछता है या डिफरेंस इन लेवल ऑफ एश्योरेंस पूछता है, हमने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। अगर वो कहता है कि जी डिफरेंस बताइए रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट में, तो वो डिफरेंस पूछ रहा है ऑडिट और रिव्यू में, हमने लाइन लगा के डिफरेंस बताना है। ये वाले, ये 3 पॉइंट, ऑडिट और रिव्यू का फर्क ये है, ठीक है जी। अब चलते हैं हम रिव्यू एंगेजमेंट। ऑडिट के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ना है? रिव्यू के बारे में। अच्छा, इसका स्टाइल तकरीबन वैसा ही है, बड़े प्रोसीजर्स जो कि ऑडिट के थे, ठीक है। ऑडिट में हम क्लाइंट के साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करते थे, रिव्यू में भी करेंगे। ऑडिट में प्रोसीजर परफॉर्म करते थे, रिव्यू में भी करेंगे। ऑडिट में हम किसी ओपिनियन पे पहुंचते थे, रिव्यू में भी पहुंचेंगे। ऑडिट में रिपोर्ट दिया करते थे, रिव्यू में भी देंगे। हाँ, प्रोसीजर कम होंगे, शाबाश, प्रोसीजर कम होंगे। अच्छा, 2 अल्फाज हैं ऑडिट में, कुछ और वर्ड यूज होते हैं, रिव्यू में मतलब वही है, अल्फाज कुछ और। ऑडिट में वर्ड यूज करते हैं ऑडिटर, इधर क्या करेंगे? ऑडिटर, ऑडिट हो ही नहीं रहा, प्रैक्टिशनर। ऑडिट में वर्ड यूज करते हैं ओपिनियन, रिव्यू में वर्ड यूज करेंगे कंक्लूजन। फर्क कंसेप्चुअली कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस है कि ये अल्फाज यूज करना। ओपिनियन का वर्ड यूज नहीं करना, कौन सा वर्ड यूज करना है? कंक्लूजन। ऑडिटर का वर्ड यूज नहीं करा। बताइए, अगर हमारे पास कोई सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म आती है, कहते सर बैंक से लोन लेने के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और कहा ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं। बताइए हम क्या करें? कहेंगे रिव्यू करो। तो रिव्यू में सबसे पहले हमने क्लाइंट के साथ क्या करना है? एग्री टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म ऑफ एंगेजमेंट क्या एग्री करेंगे?
लिखेंगे क्या इंगेजमेंट लेटर में? क्या लिखेंगे सबसे पहले भी? क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर। यहां पे ऑडिटर नहीं आना चाहिए था, ऑडिट थोड़ा ही है, रिव्यू है। एप्लीकेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, expected format content of report to be issued, statement that engagement is not audit, therefore audit opinion will not be given। इसको ऑडिट ना समझना। यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई ये रिव्यू तो रिक्वायर्ड ही नहीं होता, ऑडिट रिक्वायर्ड होता है। तुम क्यों करवा रहे हो जरा हमें बताओ, किस लिए? बैंक को देने हैं सर। अच्छा ठीक है, तो फिर इसका मतलब है हम अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे दिस रिपोर्ट इज ओनली फॉर बैंक, ताकि अगर कोई और इसको यूज करता है उसे नुकसान होता है, हमारी जिम्मेदारी तो ना हो। एक्सपेक्ट यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या पूछते हैं? भाई ये रिव्यू करवाना तो रिक्वायर्ड है ही नहीं ना, तो क्यों करवा रहे हैं, किसके लिए करवा रहे हैं, किसको आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और हमारी रिपोर्ट मिला के देंगे? बैंक को। क्लाइंट ने बताया बैंक को, हमने कहा ठीक है। फिर तो हम क्या करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, रिपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। क्या ऑडिटर रिपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? पढ़ा था ना अदर मैटर पैराग्राफ में, बिल्कुल जी जी। रिव्यू जनरल पब्लिक जो हमारे सिलेबस में है ये नहीं जाएगा। अगर रिव्यू, कुछ रिव्यूज है रिक्वायर्ड बाय लॉ, कुछ रिव्यूज हैं रिक्वायर्ड बाय लॉ, वो जनरल पब्लिक के पास जाते हैं। जो रिव्यूज रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है वो जनरल पब्लिक के पास नहीं जाते। रिव्यू के दो स्टैंडर्ड हैं असल में, एक स्टैंडर्ड है रिक्वायर्ड बाय लॉ के लिए, अगर रिव्यू सर्विस रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो क्या करना है, और दूसरी है ऐसे रिव्यू सर्विसेज जो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। हमारे सिलेबस में कौन सा है जो रिक्वायर्ड बाय लॉ? ठीक है, तो नॉर्मली अभी तक जो हमारा कैफ लेवल पे कंसेप्ट है वो ये कि रिव्यू रिपोर्ट जनरल पब्लिक के पास नहीं जाती। लेकिन याद रखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जा भी सकती है लेकिन वो स्टैंडर्ड दूसरा। अगर आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट समझ आ गई तो बताइए वो कौन से वाले 5 एलिमेंट्स हैं जो ऑडिट में और रिव्यू में सेम है? पहले वाले 5। और वो कौन से वाले 2 हैं जो ऑडिट में नहीं थे रिव्यू में? एग्री कर रहे हैं। स्टेटमेंट दैट ये ऑडिट नहीं है, हाज आर रिव्यू, ऑडिट नहीं, ऑडिट ना समझना, गलती पे जा सकता है ना क्लाइंट। यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूछ लेंगे कि भाई किस लिए बना रहे हो, किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ताकि हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, रिव्यू में प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल परफॉर्म करेंगे लेकिन कम करेंगे। रिव्यू में कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? 3 तरह के, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर। रिव्यू में कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, अदर रिव्यू प्रोसीजर। इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, अदर रिव्यू प्रोसीजर। बाबा ठीक है। इंक्वायरी क्या करेंगे? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, भाई कोई सिग्निफिकेंट अनयूजुअल कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? वो कहेगा नहीं, हम कहेंगे ठीक है। अगली इंक्वायरी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपने कैसे एस्टिमेट किए, बनाए, बताइए। सिग्निफिकेंट एस्टिमेट जैसे मे बी के प्रोविजन फॉर बैड डेट सिग्निफिकेंट हो, मे बी डेप्रिसिएशन सिग्निफिकेंट हो। जैसे अगर फिक्स एसेट की तादाद बहुत ज्यादा है, डेप्रिसिएशन मेथड क्लाइंट का कुछ और है, इंडस्ट्री का कुछ और है, प्रॉफिट एंड लॉस जब डिस्पोज किए जाते हैं एसेट्स उन पे सिग्निफिकेंट प्रॉफिट या लॉस आता है, इसका मतलब है ये चीजें हमें बता रही हैं कि एस्टिमेट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अगर तो फर्ज कीजिए डेप्रिसिएशन वगैरह इतने वही होती रेट वगैरह जो इंडस्ट्री के हैं, डिस्पोज किए जाने पे कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिट या लॉस ना होता, हम कहते हैं यार डेप्रिसिएशन ठीक है, नॉर्मल या सिग्निफिकेंट ना होती,
तो हम क्लाइंट से पूछेंगे क्या कोई सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स आपने अप्लाई किए हैं, कौन से हैं, रिलेटेड पार्टीज हैं, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर ली आपने रिलेटेड पार्टी के साथ, फ्रॉड तो नहीं था, क्या कोई नॉन कंप्लायंस में लॉज एंड रेगुलेशन है, सब्सिक्वेंट इवेंट आपने अकाउंट फॉर, सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं, जस्ट कर लिए, गोइंग कंसर्न के कोई इश्यूज तो नहीं है, इंक्वायरी कर रहे हैं। इसका मतलब है हमने कंपेयर कीजिए, ऑडिट में हम इंक्वायरी के साथ साथ खुद भी आइडेंटिफाई करते थे सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न इंडिकेशंस होती थी, खुद भी प्रोसीजर परफॉर्म करके कंफर्म करते थे। इसी तरह रिलेटेड पार्टी पे खुद प्रोसीजर परफॉर्म करते थे, फ्रॉड पे भी, नॉन कंप्लायंस विद लॉस पे भी करते हैं। लहदा से टॉपिक नहीं है हमारा कोई, लेकिन यहां पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्लाइंट अगर तो हमें इनमें से आंसर कर दे यस, तो फिर हम आगे कुछ फर्दर प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी स्टैंडर्ड ने कहा ये मिनिमम प्रोसीजर है, फर्दर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं सर सारा कुछ ठीक है, तो हम कहते हैं चलो यही कहानी खत्म। लेकिन अगर इंक्वायरी से कोई इश्यू सामने आ जाए तो याद रखें हम अपने प्रोसीजर को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, रिव्यू में करेंगे, किस लिए, कोई अनयूजुअल आइटम आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको याद है एनालिटिकल प्रोसीजर एक होते थे हमारे कंपैरिजन, एक होते थे प्लॉजिबल रिलेशनशिप। कंपैरिजन में इस साल की फिगर को पिछले साल की फिगर के साथ कंपेयर करते थे, ठीक है, और प्लॉजिबल रिलेशनशिप में एक आइटम को दूसरे के साथ, कहता है दोनों चीजें, अनयूजुअल आइटम्स यानी पिछले साल के साथ कंपेयर करके देखो इस साल कोई एक आइटम अनयूजुअल तो नहीं है, या इसी साल के साथ रिलेशनशिप कंपेयर करके देखो अनयूजुअल रिलेशनशिप तो नहीं है। यानी एनालिटिकल प्रोसीजर में हम दोनों तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, पिछले साल के साथ कंपेयर करके भी ताकि इस साल कोई अनयूजुअल आइटम है सामने आ जाए, और प्लॉजिबल रिलेशनशिप भी कैलकुलेट करने हैं ताकि अगर कोई अनयूजुअल रिलेशनशिप है वो भी सामने आ जाए। हाँ, उसके बाद में अगर कोई अनयूजुअल, हाँ अगर अनयूजुअल, वही रूल, अगर अनयूजुअल रिलेशनशिप नहीं आते यही कहानी खत्म। लेकिन अगर कोई अनयूजुअल आइटम्स है, अनयूजुअल रिलेशनशिप है, तो फिर क्या करना है, प्लस इन्वेस्टिगेशन भी, यानी मजीद प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं अगर कोई इश्यूज आइडेंटिफाई हो। अदर रिव्यू प्रोसीजर्स क्या कहता है, गोइंग कंसर्न के बारे में अगर कोई इंडिकेशन वगैरह हो उसको रिव्यू कर लो। सब्सिक्वेंट इवेंट अगर कोई आइडेंटिफाई हो, इंक्वायरी वगैरह कर रहे थे ना, तो कह रहा है वो आप खुद से भी थोड़ा सा देख लो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को, लेकिन उतना डिटेल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने जितना के ऑडिट में किए थे। अगर कोई इवेंट सामने आ जाता है गोइंग कंसर्न वाला सब्सिक्वेंट इवेंट, तो हम उसको फिर आगे देखेंगे उसका रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट है। रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे रिव्यू में, ओरल रिप्रेजेंटेशन लेंगे, ओ भाई रिटर्न है खुदा का होप कर, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे। अच्छा, एक्सपर्ट वगैरह को यूज कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो वो प्रोसीजर है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से रिव्यू में कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, अदर रिव्यू प्रोसीजर। इंक्वायरी में आगे एग्जांपल है, एनालिटिकल प्रोसीजर में आगे एग्जांपल है, रिव्यू प्रोसीजर में आगे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल याद कर लेंगे, क्यों नहीं याद कर लेंगे हैं? तो छोटे भाई को कहिएगा वो याद कर लेगा अपना तो। अच्छा, लेकिन अब सुने कौन से प्रोसीजर परफॉर्म नहीं, हम नॉर्मली टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करते, हम नॉर्मली टेस्ट ऑफ डिटेल रिव्यू में परफॉर्म नहीं करते। हम जब ऑफिस में बैठे होते थे ना, हमारे कुछ बैचमेट्स की प्लानिंग होती थी ऑडिट में, कुछ की होती थी रिव्यू में, कुछ होते थे खुश, कुछ होते थे सैड। बताइए कौन से खुश होते थे, रिव्यू वाले। रिव्यू के लिए टाइम कम होता है 2 महीने, ऑडिट में टाइम ज्यादा था 4 महीने, इसके बावजूद रिव्यू वाले खुश होते हैं। क्यों? उन्हें ज्यादा डिटेल में भागदौड़ वाले काम नहीं करने पड़ते थे। उन्हें पता ज्यादातर काम क्लाइंट से इंक्वायरी करनी है, वो क्लाइंट के पास जाते हैं, बहाने से चाय शाय भी पी लेते हैं, इंक्वायरीज भी कर लेते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर टेबल पे बैठ के करने, कौन सी भागदौड़ करनी है। जो अखबारी वाले काम होते हैं, स्टॉक टेकिंग करना, कंफर्मेशन लेटर सेंड करना, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना, वो बोरियों में से वाउचर निकल रहे हैं, ये रिव्यू में इस तरह के काम नहीं होते, ऑडिट में होते हैं। अब बताइए, प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे
तो किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। कंक्लूजन हमारे कितनी तरह के होंगे? रिव्यू मैंने नहीं पढ़ा है, 3 तरह के। हाँ, अनमोडिफाइड तो होगा ही, तो टोटल 4 हो गए ना। एक हो गया अनमोडिफाइड। अनमोडिफाइड क्यों नहीं होगा? रिव्यू में अनमोडिफाइड नहीं होगा। रिव्यू में हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होगी। यार खुदा का खौफ कर भाई। अब भाई ऑडिट में अनमोडिफाइड ओपिनियन हो सकता था, रिव्यू में भी अनमोडिफाइड कंक्लूजन हो सकता है। ऑडिट में क्वालिफाइड कंक्लूजन हो सकता था, रिव्यू में भी। ऑडिट में क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता था, रिव्यू में भी क्वालिफाइड कंक्लूजन हो सकता है। ऑडिट में एडवर्स ओपिनियन हो सकता था, रिव्यू में भी एडवर्स कंक्लूजन हो सकता है। ऑडिट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो सकता था, रिव्यू में भी डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन हो सकता है। भाई वो अच्छा क्या ऐसे रहा? अच्छा सर ठीक है, मान लिया। अब आपने कौन सा जांच नहीं, क्या मतलब? 3 ओपिनियन का कह रहे हैं अनमोडिफाइड कंक्लूजन नहीं होता। यार मैं कैसे मान लूं? नहीं। अब भाई हम फॉर्म में देते हैं अनमोडिफाइड कंक्लूजन, अब आप कह रहे हैं नहीं होता। जाके रिपोर्ट सारी वापस ले आए क्लाइंट से, नहीं नहीं सर नहीं होता, अब हमें पता चला। क्या अनमोडिफाइड? अनमोडिफाइड कंक्लूजन होता है कि अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बता दे भैया, रिव्यू रिपोर्ट में अनमोडिफाइड कंक्लूजन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, यही मैं कल रहा था। कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कंक्लूजन अच्छा, अब मुझे बताएंगे ये कॉर्नर वाले भैया एडवर्स कंक्लूजन कब देते हैं? ये आपकी आदतें बिगड़ गई है जी। आज जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी तो एडवर्स कंक्लूजन देंगे, हैं? परवेसिव मिसस्टेटमेंट होगी। मिसस्टेटमेंट उसका फैक्ट परवेसिव है। क्वालिफाई अच्छा अब चले, ये भाई ये इनको पहली दफा मैं देख रहा हूँ, ये जो हमारे कॉर्नर पे भाई है, आप बता दीजिए। नहीं ये भाई तेरे साथ तेरे बाजू में ये भाई बैठा, हाँ ये क्वालिफाइड कंक्लूजन कब दिया जाता है? भाई ये क्वालिफाइड कंक्लूजन है। जी भाई जब मिस स्टेटमेंट हो और हाँ शाबाश, जब मिस स्टेटमेंट हो उसका फैक्ट मटेरियल हो या स्कोप लिमिटेशन हो उसका फैक्ट मटेरियल, यही देखना था कि आप मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन दोनों कवर करते हैं कि नहीं करते। शाबाश। अच्छा बताइए कंक्लूजन प्रोसीजर परफॉर्म की, एग्रीमेंट कर लिया मैनेजमेंट से, फिर प्रोसीजर परफॉर्म किए, प्रोसीजर परफॉर्म करके हमें कुछ मसले मसाइल नजर नहीं आए, अनमोडिफाइड कंक्लूजन पे पहुंचे, अब क्या करना है? रिपोर्ट देनी है भाई। अच्छा यहाँ पे एक चीज सुन लें, रिपोर्ट का फॉर्मेट हमारे सिलेबस में नहीं है, शुक्र कीजिए। किसी जमाने में होता था तो दो दफा रिपोर्ट याद करनी पड़ती थी। ऑडिट रिपोर्ट स्टूडेंट याद करता नहीं था, फिर रिव्यू रिपोर्ट भी आ जाते थे, तो कहते थे रिव्यू रिपोर्ट सर याद करनी है, तो मैं कहता था भाई ऑडिट रिपोर्ट कभी याद किया? कहता था नहीं। मैं कह इसको भी छोड़ दे फिर, यहाँ तो होना ऑडिट रिपोर्ट याद की हो तो बंदा सवाल पूछता भी अच्छा लगता है, याद करने के नहीं। तो ये तो है अब हमारे लेकिन इसमें एलिमेंट क्या क्या होते हैं ये हमारे सिलेबस में है। ये ना चैप्टर 4 में भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में एलिमेंट्स पढ़े थे और लर्निंग ऑब्जेक्टिव में फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट पढ़ा था। ओपिनियन वाला सेक्शन याद है ना पूरा? बेसिस फॉर ओपिनियन वाला भी याद है। इसका इसकी तरतीब थोड़ी डिफरेंट है, उसमें पहले ओपिनियन से शुरू होता था, यहां पे थोड़ी तरतीब फर्क है। बहरहाल आपने याद कर लेने हैं, ठीक है इनको। ये वही है तकरीबन एलिमेंट्स जो हमने ऑडिट में पढ़े थे, फर्क सिर्फ थोड़ी सी तरतीब का है। एक जगह पे ज्यादा फर्क आएगा। टाइटल होना चाहिए रिपोर्ट का, रिव्यू रिपोर्ट। क्या लिखा हो? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट।
इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स रिव्यू रिपोर्ट। ऑडिट है क्या ये? उधर क्लब के बताया भाई ऑडिट नहीं है, हाजा ला ऑडिट, ला ऑडिट। टाइटल प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट। एड्रेस ही होगा, बिल्कुल होगा। एड्रेस ही कौन होगा? शेयर होल्डर्स वगैरह या बैंकर, जो भी एप्रोप्रिएट एड्रेस ही एप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा जिसमें कहेगा वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल, शाबाश, वी हैव रिव्यूड। अगर कभी फर्ज कीजिए पैरा देके कहता है गलतियां निकालो, हमें पता होना चाहिए भाई ऑडिट नहीं रिव्यू है। वी हैव रिव्यूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी कंपनी, गलती निकालिए इसमें से। वी हैव रिव्यूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम आएंगे, शाबाश देव भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पांचों के पांचों नाम आएंगे, पढ़ा नहीं था? कब की बात है ये? जब ऑडिट में है। चैप्टर 4 मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे। यहां पे अब ज्यादा फर्क है। डिस्क्रिप्शन और स्कोप ऑफ रिव्यू। देखें असल में जो रिव्यू रिपोर्ट आप तो पढ़ रहे हैं टॉपिक, आपको पता है ऑडिट क्या है, रिव्यू क्या है, दोनों में फर्क क्या है। लेकिन एक यूजर को जब पास रिपोर्ट जाएगी ना, वो नॉर्मली ये देखते हैं रिपोर्ट किसने इशू की है। अच्छा ये एबीसी फॉर्म है, ये डीईएफ फॉर्म है, ठीक है, तो वो ऑडिट करते हैं तो ये ऑडिट रिपोर्ट होगी। यूजर मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो सकते हैं, इसलिए हमने क्लियरली हाईलाइट करना होता है। एंगेजमेंट लेटर में भी हाईलाइट किया भैया ये ऑडिट नहीं रिव्यू है, रिपोर्ट में भी हाईलाइट कर रहे हैं ये ऑडिट नहीं रिव्यू है, हाईलाइट करना है। इसीलिए एक सेक्शन होता है हमारा एडिशनल डिस्क्रिप्शन और स्कोप ऑफ रिव्यू। ये सेक्शन बेसिकली वो मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने के लिए कि कहीं यूजर हमारी रिव्यू रिपोर्ट को पढ़ के ये ना समझे ऑडिट है। इसमें सबसे पहले कहेंगे ये एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। कौन सी एंगेजमेंट है? इसमें हमने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं वो है इंक्वायरी, एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर। और चूंकि प्रोसीजर कम है ऑडिट की निस्बत, इसलिए हम ओपिनियन भी ऑडिट का नहीं दे रहे, हम ऑडिट ओपिनियन, अच्छा ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहे तो क्या दे रहे हैं? रिव्यू कंक्लूजन, रिव्यू कंक्लूजन। फिर उसके बाद कंक्लूजन लिख देंगे जो क्या हो सकता है? अनमोडिफाइड भी, क्वालिफाइड भी, एडवर्स भी, डिस्क्लेमर भी। अगर अनमोडिफाइड कंक्लूजन की वर्डिंग पूछ ले हम बता सकते हैं, बता सकते हैं ना? चलिए ठीक है। क्या रिव्यू रिपोर्ट में एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर पैराग्राफ आ सकते हैं? अगर हो तो गोइंग कंसर्न आ सकता है पैरा, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी वाला नो ही आ सकता। तो ये काय को किया था, और ये गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर क्यों परफॉर्म किए थे? ये रिव्यू ऑफ गोइंग कंसर्न ये किस लिए किया था? वो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? हेडिंग नहीं लिखी तो लिख लो भी, वो तो कंसेप्ट बताना। एमसीक्यू मैटर भी आ सकता है, अदर मैटर भी आ सकता है, इसके साथ लिख ले गोइंग कंसर्न भी आ सकता है, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी भी आ सकती है। डेट लिखेंगे, सिग्नेचर भी आएंगे, प्लेस, ये वही रूल है जो हमने। अब देखिए जब ऑडिट पढ़ा था हमने तो ये चीजें डिटेल में पढ़ी थी, टाइटल, एड्रेस, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपिनियन क्या होंगे, एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न, सिग्नेचर, प्ले, डिटेल में पढ़ी थी ना। अब चूंकि आपको सारी चीजें पता है, अब सिर्फ आपको इशारा देना है कि ये वही चीजें आएगी इधर। क्या डिटेल में पढ़ाना जरूरी है? नहीं, इसीलिए रिव्यू का चैप्टर एक ही है, वरना रिव्यू के भी होते हैं 8-10। क्लियर हो गया? रिव्यू के चैप्टर में हमने 4 चीजें पढ़ी हैं। एक तो वैसे डिफरेंस था ना ऑडिट और रिव्यू का और अदर, वो तो है एक स्टार्टर था। रिव्यू एंगेजमेंट पे आए 4 चीजें। कौन सी? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, रिव्यू। जो
मैं ये नहीं कह रहा कि यही आ सकता है, लेकिन आई कैप ने जो सबसे ज्यादा पूछा हुआ है कंसेप्ट वो है प्रोसीजर वाला। इस चैप्टर में प्रोसीजर वाला कंसेप्ट आई कैप ने सबसे ज्यादा पूछा। केस स्टडी नॉर्मली नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। जी जी, अदर मैटर उसका हिसाब किताब अदर मैटर है। वो मॉडिफाइड ओपिनियन की बात की थी, कंक्लूजन की, वो रिपोर्ट की बात कर रहे थे। हाँ, ये मॉडिफाइड रिपोर्ट नॉर्मली मॉडिफाइड ही होती है, क्योंकि लेकिन देखें अगर रिव्यू जनरल पब्लिक के लिए करवाया गया है फिर डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट होने का मतलब क्या है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये रिपोर्ट आपने जनरल पब्लिक को इश्यू करनी है कि स्पेसिफिक लोगों तक। क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट नहीं अभी पढ़नी है। असाइनमेंट कल कौन सी क्लास होनी है? आपको 5 मिनट दिए जा रहे हैं। इस 5 मिनट में आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना है, दोनों को सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करना है। 5 मिनट के बाद इनके ऊपर डिस्कशन होगी। क्लियर? चैप्टर 22 वॉल्यूम 2 पेज 231, 2 क्वेश्चंस हैं सिर्फ। क्लियर हो गई रिक्वायरमेंट मेरी? चलिए आपके 5 मिनट स्टार्ट होते हैं अब। जी, रीडिंग आपने कर ली होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई इश्यू हो तो पूछिए। जी भाई। हाँ, अच्छा, ऑडिटर की बजाय प्रैक्टिशनर का वर्ड यूज करें। ऑडिटर की बजाय प्रैक्टिशनर का वर्ड यूज करें। हाँ, असल में ये वो एग्जाम्पल जो है ये दूसरी वाली रिव्यू एंगेजमेंट की है, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन कंसेप्ट ये दोनों तरह की एंगेजमेंट पे अप्लाई होता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसमें वर्ड आप अब जो क्वेश्चन आएगा वो प्रैक्टिशनर के वर्ड के साथ पूछेगा। जी, और क्या क्वेश्चन? दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है रिलक्टेंट है। हाँ, बट इज रिलक्टेंट टू प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल इन टर्म फाइनेंस। नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करने के लिए रिलक्टेंट है। स्पेसिफिक डिटेल, क्वेश्चन को समझे, वो ये नहीं कह रहा कि ऑडिटर को इंफॉर्मेशन देने में रिलक्टेंट है। वो कह रहा है मैं इस डिस्क्लोजर को, इस इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करने के लिए रिलक्टेंट हूं। तो ये स्कोप लिमिटेशन नहीं, ये मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होने की बात हो रही है। जी, और कोई क्वेश्चन? कोई नहीं, क्वेश्चन 1 क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, इसमें वो कोई गोइंग कंसर्न के इश्यूज को लेके आ रहा था। इसका मतलब यह है रिव्यू में हमने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट 1 और 2 क्लियर है? जी बताइए। 2 भी कर लें तो 1 भी कर लेते हैं भाई। इन्वेंट्री इज ए सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ द बैलेंस शीट बट द ऑडिटर वाज नॉट आस्क्ड टू टेंड द स्टॉक काउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसमें भी ऑडिटर का वर्ड यूज कर रहा है, इसको आपने प्रैक्टिशनर या जूम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में वो रिव्यू का क्लियरली कह रहा है कि जो एंगेजमेंट है वो कौन सी है? रिव्यू, लिमिटेड इंश्योरेंस वाली। Practitioner was not asked to attend the stock count at the end of period. Consequently, audit team relied on the count communicated by the management. बताइए कोई इश्यू है क्या? रिव्यू में डिटेल्स वर्क करना, कंफर्मेशन लेटर सेंड करना, हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना स्टॉक की, ये हमारे स्कोप में शामिल होता है? नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं इसमें। सेकंड, ए सेटअप of the company in Lahore having carrying value of rupees 235 million has been sold to an associated undertaking for rupees 240 million. The minutes of the board of directors show that the transaction was carried out at arm's length price. No explanatory note has been given in the financial statement in this regard. अब बताइए ये कौन सी ट्रांजैक्शन बन रही है? रिलेटेड पार्टी। तो बताइए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, रिव्यू में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमारे लिए रेलिवेंट है, डिस्क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
रिलेटेड पार्टी, फ्रॉड, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न, इनको हम कंसीडर करते हैं रिव्यू में। तो अगर मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं करती है क्या होगा? मिस स्टेटमेंट। सेकंड क्लियर? थर्ड, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल डेटा the provisions for bad debt are in accordance with the previous history of the company. provisions for bad debt previous history के मुताबिक है। However, due to time constraint, the practice of using age analysis of debtor has not been used this time. कह रहा है क्लाइंट ने एजिंग एनालिसिस यूज नहीं किया। एजिंग एनालिसिस डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें एनालिटिकल प्रोसीजर के जरिए कह रहा है एविडेंस मिल गया। कैसे उसने बताया क्वेश्चन में कि एनालिटिकल प्रोसीजर एविडेंस मिल गया? कह रहा है परसेंटेज कंसिस्टेंट है प्रीवियस ईयर के साथ। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में बताइए कोई अनयूजुअल फ्लक्चुएशन, अनयूजुअल आइटम आइडेंटिफाई हुई तो ठीक है। क्या डिटेल में चेकिंग करना कि प्रोविजन स्पेसिफिक है, जर्नल है, बेसिस वगैरह, ये हमारे रिव्यू के स्कोप में नहीं है। ऑडिट में शामिल होता है, ये रिव्यू में शामिल नहीं है। रिव्यू में हमें पता चल गया ट्रेंड ठीक चल रहा है, अनयूजुअल आइटम्स नहीं है, तो एविडेंस मिल गया जी। किस में? सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या की ऑडिट मैटर आएगा? अगर तो क्वेश्चन में उसने रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज कर दिया होता तब आ सकता था, लेकिन उसने डिस्क्लोज नहीं किया, अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब ये इवेंट किधर जाएगा? मिस स्टेटमेंट में जी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ बेसिस पे हो, स्टिल इसको डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। ठीक है, आर्म लेंथ बेसिस पे होना ना होना अलग चीज है, डिस्क्लोज होना ना होना अलग चीज है जी जी। हाँ, कि जो रिपोर्ट में नॉर्मली, रिव्यू रिपोर्ट में नॉर्मली की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड नहीं किए जाते, वो उन्होंने कंसेप्ट की बेस पे क्वेश्चन पूछा तो मैंने आंसर कर दिया। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट्स की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है चैप्टर 23, कुछ मिसलीनियस कंसेप्ट है। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये कि पहले ये मिसलीनियस कंसेप्ट कवर कर लें, फिर वो होम असाइनमेंट जो आपको दी थी, पास्ट पेपर के क्वेश्चन कल वाले लेक्चर के खास तौर पे, और चैप्टर 20 के भी शामिल है, वो जो रिप्रेजेंटेशन वाला था, वो डिस्कस करें। पहले कंसेप्ट, मिसलीनियस कंसेप्ट कवर कर रहे हैं या पहले पेपर? कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहम नहीं, अहम है, पूछ सकता है, लेकिन ये हमारे नॉर्मल जो ऑडिट थे उससे थोड़ा हटके थे, इसलिए मैंने इनको अलहदा से प्रेजेंट कर दिया आपके सामने। इसमें सबसे पहले हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। ये हमारा चैप्टर 23 है। आपको पता है फ्रेमवर्क क्या होता है? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके मुताबिक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। फ्रेमवर्क की दो टाइप्स होती हैं, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ये टाइप्स हमने पढ़ी हुई है, पहले पढ़ाई थी मैंने। अच्छा चले, 12 अगर नहीं भी तो फिर भी सुन लें। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ऐसा फ्रेमवर्क होता है, इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे प्रिपेयर करना है। फर्क क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट के साथ हमें वो ये भी बताता है कि अगर आपको लगे कि इन रिक्वायरमेंट के साथ कोई एडिशनल डिस्क्लोजर ऐड करने से या एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट से डिपार्चर करने से फेयर प्रेजेंटेशन अचीव होती है, तो आप अपनी तरफ से एडिशनल चीजें डिस्क्लोज भी कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट से डिपार्चर भी कर सकते हैं। इसमें ये परमिशन होती है, ये एक्नॉलेजमेंट होती है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब परमिशन। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में भी रिक्वायरमेंट है। फर्ज कीजिए दोनों में 10-10 रिक्वायरमेंट है,
लेकिन फर्क क्या होगा, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहेगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए 10 रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है, लेकिन अगर आपको लगे कि एक 11वीं चीज भी ऐड करने से प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगी, वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि हमारी एक रिक्वायरमेंट से डिपार्चर करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का व्यू फेयर हो सकता है, उसकी भी इजाजत है, एक्नॉलेजमेंट है, परमिशन है। क्यों? क्योंकि फेयर प्रेजेंटेशन में रूल्स हैं, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना है। तो रूल्स को ऊपर नीचे करने से अगर फेयर प्रेजेंटेशन अचीव होती हो तो इजाजत होगी। ये होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है? इसमें भी रूल्स है कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, लेकिन इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। यानी इसमें कह रहा है हमने 10 रूल दे दिए ना, अगर आपको लगे कि 10 की बजाय 9 या 11 एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्चर से प्रेजेंटेशन फेयर होती है तो वो काम नहीं करना। इसमें वो एक्नॉलेजमेंट परमिशन नहीं होगी, ना एडिशनल डिस्क्लोजर की ना डिपार्चर की, फेयर प्रेजेंटेशन में है। एग्जाम्पल से समझते हैं। IFRS ये कहते हैं कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई करने हैं, लेकिन वो कहते हैं अगर आपको लगे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयर व्यू प्रेजेंट करेंगी, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। बताइए इस रिक्वायरमेंट को सामने रखे IFRS फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है या कंप्लायंस? फेयर प्रेजेंटेशन। टैक्स वाले क्या कहते हैं? हमने टैक्स वालों से कहा सर आपने हमें बता तो दिया कि हमने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारे ख्याल में अगर हमारे जितने भी इनकम है सारी की सारी एग्जेम्प्ट हो जाए और जितने भी एक्सपेंडिचर है सारे के सारे डिडक्टिबल हो जाएं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेहतरीन व्यू प्रेजेंट करेंगी, तो हमें इजाजत है। FBR वाले क्या कहेंगे? एक लगाएंगे, नहीं भैया आपने एक रूल को भी दाएं बाएं नहीं करना। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में असल ऑब्जेक्टिव फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना नहीं होता, बल्कि रूल्स को कंप्लाई करना है, फॉलो करना है। तो यहां हमने अंधाधुंध फॉलो करना है रूल्स को, अपनी तरफ से ना कोई एडिशनल डिस्क्लोजर ऐड करना है, ना रिक्वायरमेंट को डिपार्चर करना। फर्क समझ आया फेयर प्रेजेंटेशन कंप्लायंस फ्रेमवर्क? तो टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन या कंप्लायंस? कंप्लायंस। यहां तक बस ये था एक कंसेप्ट, क्लियर? आगे दूसरा एक कंसेप्ट है ऑडिट रिस्क मॉडल। ऑडिट रिस्क मॉडल हम पढ़ चुके हैं, वैसे चैप्टर 10 में पढ़ा था कि ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क, पढ़ा था। अब न्यूमेरिक एग्जांपल के जरिए से हम इसको समझने जा रहे हैं। आज क्या आपने एक जगह पे एक न्यूमेरिक एग्जांपल के जरिए से एक्सप्लेन किया, हमने कहा चले वो एग्जांपल भी कवर कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा इस इक्वेशन का मकसद ऑडिट रिस्क कैलकुलेट करना नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो ऑडिटर स्टार्ट में ही सेट कर देता है। जब हम कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस मतलब 95% एश्योरेंस, तो 5% क्या है? रिस्क। तो रिस्क तो शुरू में डिसाइड हो जाता है, ऑडिट का 5% होगा और रिव्यू का कोई 30% के करीब होगा रिस्क। इस इक्वेशन देखने में, अगर आपका मैथ शॉप है, देखने में आपको लगेगा इस इक्वेशन का मतलब है इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट करो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ऑडिट रिस्क तो ऑडिटर स्टार्ट में सेट कर लेता है। इनहेरेंट रिस्क ये भी ऑडिटर असेस करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से, खुद थोड़ी कैलकुलेट करेगा, असेस करेगा। ये ऑडिटर स्टार्ट में सेट कर लेगा ऑडिट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क असेस करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से, कंट्रोल रिस्क इनहेरेंट रिस्क असेस करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से, कंट्रोल रिस्क असेस करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से। तो फिर क्या मकसद हुआ इस ऑडिट रिस्क इक्वेशन का? डिटेक्शन रिस्क कैलकुलेट करना। हम डिटेक्शन रिस्क कैलकुलेट करते हैं, और डिटेक्शन रिस्क याद रखिए हम पूरे ऑडिट में पढ़ते हैं, रिस्क ज्यादा प्रोसीजर ज्यादा, रिस्क कम प्रोसीजर कम। वो रिस्क कौन सा है? वो है इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनको मिलाएं तो कौन सा रिस्क बनता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। रिस्क ज्यादा प्रोसीजर ज्यादा, रिस्क कम प्रोसीजर कम। जो डिटेक्शन रिस्क, ये थोड़ी सी बात आपको अजीब लगने लगेगी। डिटेक्शन रिस्क जो होता है ना, ये अगर कैलकुलेट करने से ज्यादा आए तो हमने प्रोसीजर कम परफॉर्म करने हैं,
और अगर ये कम आए हमने प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने होते हैं। ये बात हजम नहीं हुई आपको? मुझे बताइए, ये है अगर 5% फिक्स हो गया, अगर ये दोनों ज्यादा आते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क दोनों को मिला के कंबाइन रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा आते हैं, डिटेक्शन रिस्क क्या आएगा? बताइए, जब रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो प्रोसीजर क्या होंगे? ज्यादा। तो जब रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, इसका दूसरा मतलब क्या है? डिटेक्शन रिस्क कम है, तो हमारे प्रोसीजर ज्यादा। स्टूडेंट कहते हैं सर सारे ऑडिट में पढ़ाते हैं रिस्क ज्यादा प्रोसीजर ज्यादा, रिस्क कम प्रोसीजर कम, इधर आप उलट पढ़ा रहे हैं, रिस्क ज्यादा डिटेक्शन रिस्क ज्यादा है तो प्रोसीजर कम कर दो, इधर उलट क्यों हो गए? कहा भाई वो भी सही है कंसेप्ट, ये भी सही है। वो जो कंसेप्ट सिखाते हैं वो क्या है कि रिस्क ज्यादा, वो है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसमें मैं अभी भी कायम हूं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा तो प्रोसीजर ज्यादा, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो सोचें, ये फिक्स है, ये ज्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली मैथ क्या कहता है? ये कम आएगा। तो इसके ज्यादा पे प्रोसीजर ज्यादा हैं, तो इसका मतलब जब डिटेक्शन रिस्क कम होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो असल इस इक्वेशन का मकसद होता है डिटेक्शन रिस्क कैलकुलेट करना और उसकी बेस पे प्रोसीजर्स डिसाइड करना के क्या होंगे। ये सेशन समझ, ये एक न्यूमेरिक एग्जांपल के जरिए से भी एक्सप्लेन किया गया है हमारे पेज 223 पे। इस पे अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा रिस्क, ये जरा एक नजर इसको देखिए। दो इक्वेशन उसने दिए हैं समझाने के लिए कि कहां प्रोसीजर ज्यादा होंगे कहां कम। कैलकुलेशन देखे समझ आई, और ऑडिट प्रोसीजर पे इंपैक्ट देखें। इनहेरेंट रिस्क अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से आया 60%, कंट्रोल रिस्क अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से 20%। दोनों को मिलाया क्या बना? रिस्क और मटेरियल। चाहे तो कैलकुलेटर साथ रखे, बल्कि बेहतर है कैलकुलेशन करते रहे। ऑडिट पहले से डिसाइड हुआ था, डिटेक्शन रिस्क फिर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट हुआ है। और देखिए जब रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा, जब रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम। वो कंसेप्ट हमारा अभी भी चल रहा है, लेकिन अगर डिटेक्शन रिस्क के साथ लिंक करें तो डिटेक्शन रिस्क का चूंकि रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट अपोजिट चलते हैं, तो यहां पे हमारा रूल अपोजिट होगा। डिटेक्शन रिस्क ज्यादा तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम, डिटेक्शन रिस्क कम तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा। जी क्लियर हुआ न्यूमेरिक एग्जांपल? चलिए इसके बाद, हाँ अक्सर आप पूछते थे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। सर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होती है? मटेरियलिटी है, जैसे मटेरियलिटी की डेफिनेशन तो याद है ना, वो तो सारे कंसेप्ट याद है। याद है मटेरियलिटी? बताइए। नहीं रहने दे। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है? ये एक एग्जांपल से समझते हैं फिर आपको क्लियर होगा। फर्ज कीजिए एंगेजमेंट पार्टनर ने मटेरियलिटी कैलकुलेट की, इस ऑडिट में मटेरियलिटी है 5000। मैं टीम मेंबर हूं, मेरे जिम्मे इन्वेंट्री का एरिया, एक दूसरा टीम मेंबर उसके जिम्मे फिक्स एसेट का एरिया। हम पार्टनर के पास गए, हमने कहा सर हमने प्रोसीजर परफॉर्म, वैसे तो और भी बड़े एरियाज होते हैं लेकिन फर्ज कीजिए 2 ही एरियाज हैं, एग्जाम्पल 2 से भी समझ आ जाएगी। हमने पार्टनर से कहा सर हमें बताइए कि मटेरियलिटी लेवल क्या है ताकि हम प्रोसीजर परफॉर्म करें, क्योंकि हमने मटेरियलिटी लेवल आपको पता है रिपोर्ट के वक्त भी यूज किया जाता है, प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए तो यूज किया जाता है। पहली सिचुएशन, पार्टनर ने दोनों को कह दिया, हम दोनों टीम मेंबर गए, मुझे इन्वेंट्री वाले को भी कह दिया मटेरियलिटी लेवल क्या है 5000, और फिक्स एसेट वाले को भी कह दिया मटेरियलिटी लेवल क्या है 5000।
मुझे मिस स्टेटमेंट नजर आई 7000 की, करेक्ट करवाऊंगा? लाजमी करवाऊंगा। 4000 की नजर आई, करेक्ट करवाऊंगा? रिक्वायर्ड नहीं है, ना करवाऊं। फिक्स एसेट वाले को मिस स्टेटमेंट 12000 की नजर आई, करेक्ट करवाएगा? करेक्ट करवाएगा तो वो खत्म हो जाएगी। अगर 3000 की मिस स्टेटमेंट नजर आती है, करेक्ट करवाएगा? कम भाई उसको थोड़ी पता है इधर क्या तबाही फिर रही है, उसको तो नहीं पता ना, इसको तो नहीं पता ना इधर क्या है, मुझे नहीं पता इधर क्या हो रहा है। मैं अपने मुताबिक एरिया सही करके जा रहा हूं पार्टनर के पास, ये अपने मुताबिक एरिया सही करके जा रहा है पार्टनर के पास। जब हम दोनों का, मैं जाके पार्टनर के पास कहूंगा सर देखें इन्वेंट्री इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्या मेरी ये बात ठीक है? फिक्स एसेट वाला कहेगा सर देखिए फिक्स एसेट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्या फिक्स एसेट वाले की बात ठीक है? लेकिन पार्टनर कहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये सिचुएशन है। क्यों भला उसने कहा? इसलिए कि अगर आप जिस ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल जो मटेरियलिटी सेट होती है, जो आपने ओपिनियन देते हुए डिसाइड करनी है, उसे ही प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए यूज करें ना, तो रिस्क होता है क्या कि एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट में एक्सीड ओवरऑल मटेरियलिटी। अगर आप जो ओवरऑल मटेरियलिटी यूज किया है उसे ही प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए यूज करें, तो देर इज ए रिस्क क्या कि एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट में एक्सीड ओवरऑल लेवल। रिस्क है कि नहीं? रिस्क है। तो इस सिचुएशन में बताइए इस रिस्क को कम करने के लिए पार्टनर को क्या करना चाहिए, आप बताएं। हाँ, इससे कम लेवल सेट करे। वो मुझे कहेगा भैया 2000, मैंने पूछा सर कितना मटेरियलिटी लेवल, वो कहेगा तुम्हें क्यों बताऊं, मैं कहा सर मैंने प्रोसीजर परफॉर्म करने, कहता अच्छा 2000, लो तुम 2000 मटेरियलिटी लेवल मुझे बताया। फिक्स एसेट वाले को कितना बताया? फॉर एग्जाम्पल 3000। ये वैसे जजमेंट पे डिपेंड करता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती, ये रिस्क पे डिपेंड करता है, जजमेंट पे। रिस्क और मटेरियलिटी का क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। इसको देख के बताइए इन्वेंट्री में ज्यादा रिस्क है कि फिक्स एसेट में? इन्वेंट्री में। तो उसने एलोकेट करते। अब मुझे बताइए, अब मुझे 3000 की मिस स्टेटमेंट मिलेगी, करेक्ट करवाऊंगा कि नहीं? 4000 की करवाऊंगा। हाँ, अगर 1500 की मिलेगी, 1500 के साथ 1000 की एक और मिल गई, अब करवाऊं किसको? दोनों को भी करवा सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट है कि इतनी को मिस स्टेटमेंट करेक्ट करवानी है, रिमेनिंग का इफेक्ट इमटेरियल हो जाए। रिमेनिंग का इफेक्ट, हाँ बिल्कुल। फर्ज कीजिए मैंने 1500 करवा दी। इस अप्रोच में अब मैक्सिमम अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट कितनी हो सकती है? 1999। 1999। 2000 हुई तो एक तो करेक्ट करवानी पड़ेगी इमटेरियल करने के लिए। इसी अप्रोच में यहां पे मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 2999। तो इसका मतलब यह है कि जब ऐड होंगी 1999 प्लस 2000। अब बताइए, मैं इंडिविजुअली भी कह रहा हूं, अब इंडिविजुअली भी कह रहा हूं कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब यहां पे 1999 की मिस स्टेटमेंट है, इंडिविजुअली भी कह रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये भी कह रहा है। क्या अब पार्टनर कह सकता है कि इन एग्रीगेट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट? इसका मतलब यह हुआ, असूल सुनिए, हमें ऑडिट में एक ही मटेरियलिटी लेवल यूज नहीं करनी चाहिए, रिपोर्ट देने के लिए भी और प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए भी, बल्कि प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट मटेरियलिटी लेवल यूज करना चाहिए। इस डिफरेंट मटेरियलिटी लेवल को परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कहते हैं। इसको परफॉर्मेंस नाम क्यों दिया? क्योंकि ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है ये अमाउंट है लेस देन ओवरऑल मटेरियलिटी। यू एग्री करते हैं? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी ओवरऑल मटेरियलिटी से लेस होगी। किस लिए डिसाइड की जाती है? टू रिड्यूस द रिस्क दैट एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट एक्सीड ओवरऑल मटेरियलिटी।
इस रिस्क को कम करने के लिए, किस रिस्क को कम करने के लिए कि एग्रीगेट उससे एक्सीड कर रहा है, ये रिस्क कम करने के लिए। भाई क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिटरमिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किस लिए? इस रिस्क को कम करने के लिए कि ये इनका एग्रीगेट इससे ज्यादा हो जाए, ये रिस्क है, इससे ज्यादा हो जाए तो ये रिस्क है। पार्टनर के पास ऑप्शन होती है, चाहे तो ओवरऑल मटेरियलिटी 5,000 है ना, चाहे तो सबको एक ही मटेरियलिटी लेवल दे दे 2,000, चाहे तो हर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर ले। मे बी सेट फॉर ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और अकाउंट बैलेंस के लिए अलग अलग भी सेट की जा सकती है और सबको एक ही दी जा, लेकिन वो होगी ओवरऑल से कम। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी समझ आई? आज है कंसेप्ट अच्छा कि नहीं है? लेकिन सिर्फ आपने डेफिनेशन की हद तक क्या समझा दिया मैंने एग्जांपल से, डेफिनेशन की हद तक क्लियर होगा। आइंदा तो नहीं पूछेंगे सर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है? अच्छा चले ठीक है, अल्लाह ना करे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा अपने दोस्त ना पूछेंगे। कास्ट काउंटिंग रिकॉर्ड ये एक छोटा सा कंसेप्ट है का आपने, हाँ वो क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट याद है कौन कौन से होते थे? इनकम स्टेटमेंट वगैरह, उसमें कास्ट ऑफ सेल्स आती थी कि नहीं आती थी? वो तो इनकम स्टेटमेंट में कवर हो जाती है, लेकिन आपको पता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट एक बनती है जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एफओएच आते हैं। उसने कहा कास्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कास्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब पहले समझे, रिक्वायरमेंट बताता हूं अभी, पहले मतलब समझे। कास्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड का रिकॉर्ड, यानी इनडायरेक्ट जो होते हैं। आपको कास्ट काउंटिंग पढ़ी होगी शायद आपने, ओवरहेड या इसे इनपुट भी कह सकते हैं। चले ठीक है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इनके रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? कास्ट काउंटिंग। ये किन कंपनीज ने मेंटेन करना होता है? हर कंपनी ने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने, इन शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग ने। बाकी उसने कहा माइनिंग भी है और प्रोसेसिंग वाली कंपनी भी है, ऐसी कंपनी जो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और माइनिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। ये तो रटा लगाने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए है। कंसेप्ट क्या है भाई? जो कंपनी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, चीजें प्रोड्यूस कर रही है। आपको पता है बिजनेस 3 तरह के होते हैं, एक सर्विस सेक्टर, एक रिटेल और एक मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस और रिटेल वालों ने ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना होता, मैन्युफैक्चरिंग वालों ने करना होता है। ये है सिंपल कंसेप्ट। बाकी वो उसने मार्क्स देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, माइनिंग ये लफ्ज भी ऐड किए हुए, मेंटेन करना है। हमने कहा ठीक है कर लिए, अब क्या करना है? कह रहे एससीसीपी ऑर्डर इशू कर सकता है कि इनके कास्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का ऑडिट किया जाए। एससीसीपी ऑर्डर कर सकता है। अच्छा, ये नॉर्मली रेगुलेट, कोई ना कोई कंपनीज को रेगुलेट कर रहे होते हैं। और जैसे बैंक्स का रेगुलेटर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस तरह में भी कोई टेक्सटाइल कंपनी का भी रेगुलेटर हो। अगर रेगुलेटर एससीसीपी के कान में आके चुपके से कह दे, जो उसका सुपरवाइजर, सर हमारी एक कंपनी है, उसके कास्ट काउंटिंग रिकॉर्ड में गड़बड़ है, एससीसीपी कहेगा अच्छा फौरन उसका ऑडिट करवाओ। कौन सा ऑडिट? हम कहेंगे सर हम तो ऑडिट करवाते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। कहेगा नहीं नहीं, कास्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का ऑडिट करवाओ। किसका करवाओ? हमने कहा ठहर जाएं, जब फाइनेंशियल ऑडिट होता है तो उसमें कास्ट ऑफ सेल्स भी तो ऑडिट हो जाती है। उसने कहा नहीं नहीं, तुमने मेरा ऑर्डर पूरा नहीं पढ़ा, मैंने यहां पे ये ऑर्डर किया ना, ऑडिट करवाओ। एससीसीपी ने कहा सुपरवाइजरी अथॉरिटी की रिकमेंडेशन पे कि ऑडिट करवाओ। वहां पे ये भी था इन द मैनर स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। ऑडिट कैसे होगा? उनका फाइनेंशियल ऑडिट में तो ये देखते हैं जितना खर्चा हुआ सारा पूरे का पूरा रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। मुझे खबर मिली है तुम अपनी टेक्सटाइल कंपनी में 6, 7, 8 साल के बच्चों से काम करवाते हो, चाइल्ड लेबर, जो कि जुर्म है। अब हम ऑडिट करवा के ये देख रहे हैं कि कहीं तुम इस तरह की इलीगल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे। हमें पता चला है तुम अपने
मैन्युफैक्चरिंग में जो बर्गर बनाते हो इसमें मेंढक का गोश्त इस्तेमाल करते हो। तो अब हमारा फोकस हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है, ये इलीगल प्रैक्टिसेस पे है। इन द मैनर, नहीं मेंढक में भी नहीं, इन द मैनर स्पेसिफाइड, समझ रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी अगर कॉस्ट काउंटिंग रिकॉर्ड का ऑडिट हो रहा है फाइनेंशियल ऑडिट में, तो फिर जरूरत नहीं थी इसकी, इसलिए उसने कहा ऑडिट होगा इन द मैनर स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। हमने कहा अच्छा ऑडिट करेगा कौन? उसने कहा वही जो करते हैं, जो फाइनेंशियल करते हैं वही करेंगे। कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और पावर्स इनकी वही होंगी जो ऑडिट, बल्कि काम के लिहाज से बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि अब हमें यह भी देखना होगा कि जो भी देखना, छोड़े कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। हाँ मेंढक वाली छोड़े, तो पावर्स मजीद भी हो सकती हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? नहीं, मेंढक की पावर मजीद नहीं हो सकती, ऑडिटर की पावर। भाई यहां तक कंसेप्ट समझ आ गया? एक दो छोटे छोटे कंसेप्ट है, मैटर टू बी वैल्यूएटेड बिफोर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन और पेनल्टी। मैटर टू बी अगर एग्जाम में पूछे बताओ कौन से मैटर्स वैल्यूएट करते हो ओपिनियन देने से पहले? अच्छा आप कह रहे हैं मुझे आप बताएं, अभी आप खुद बताएंगे, देखिएगा कैसे बताते हैं। कौन से मैटर्स वैल्यूएट करने हैं ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले? कि मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, अगर है तो उसका फैक्ट क्या मटेरियल पर बताया कि नहीं बताया? आप बड़े चालाक हैं, पहले खुद से सवाल बनाते हैं फिर पूछते हैं। हाँ, लेकिन कहते हैं कुछ छोटे मोटे और भी चीजें देखते, जैसे हमने देखना है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एडिक्वेटली डिस्क्राइब किया कि नहीं किया, एस्टिमेट्स रीजनेबल थे कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है कि नहीं, चेंज एप्रोप्रिएट है कि नहीं, जो टर्म्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज की गई हैं वो अंडरस्टैंडेबल रेलिवेंट है कि नहीं। अगर 3-4 नंबर के साथ पूछ रहे हैं ना कौन कौन से मैटर्स वैल्यूएट करोगे ओपिनियन देने से पहले, तो हमने सिर्फ मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं बताना, हालांकि सबसे अहम वही है, अदर मैटर्स भी बताएंगे। यानी कौन कौन से के अदर मैटर, पैराग्राफ नहीं भाई, कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वगैरह। क्लियर? वैसे अगर देखा जाए तो वो मिस स्टेटमेंट में कवर हो जाते हैं, लेकिन उसने लिस्ट बनाई हुई, हमने कहा ठीक है हम भी कवर कर लेते हैं। फिर है पेनल्टी। कंपनीज एक्ट में एक पेनल्टी वाला टॉपिक भी था। पेनल्टीज नॉर्मली टेस्ट नहीं करता, इसलिए हमने उसे एंड में रख लिया। हमारा पेज 226 है, इसमें देखिए पेनल्टीज किस किस चीज की है। कहता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7, ए पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड, एक पर्सन क्वालिफाइड नहीं है लेकिन वो ऑडिटर बन गया, किसी को बताया नहीं उसने, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, क्या सजा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। नहीं, आगे उसने लिखा हुआ है लेवल 2 की पेनल्टी, लेवल 3 की पेनल्टी। ऑडिटर को जब कभी पेनल्टी पड़ेगी लेवल 2 की होगी ऑडिट में। क्लाइंट को जब लेवल 2 की, आगे लिखा हुआ है उसने कि 1000 पर डे की, मैक्सिमम 5 लाख तक के। अच्छा बताइए, ऑडिट रिपोर्ट या रिव्यू रिपोर्ट किसने साइन करनी होती है? पार्टनर ने। अगर पार्टनर की जगह मैनेजर साइन कर ले, याद है केस स्टडी जोहरा नीलम वाली, वो तो फ्रॉड वाली थी, रिपोर्ट साइन वाली जोहरा वाली थी, वो मैनेजर थी, उसने रिपोर्ट साइन की, तो क्या होगा? उसे सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? लेवल 2 की पेनल्टी। अगर ऑडिटर ने गलती से, मतलब मिस स्टेटमेंट थी, आइडेंटिफाई नहीं कर सका, अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में, नेग्लिजेंस कह लें, सजा मिलनी चाहिए। नेग्लिजेंस, स्टॉक टेक नहीं किया। अच्छा बताइए, ये सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन, स्टॉक टेक किया, उसमें से कोई स्टॉक मौजूद नहीं था, फिर भी उसने रिपोर्ट अनमोडिफाइड दे दी। दोनों सिचुएशन में फर्क है, एक में नेग्लिजेंस, दूसरे में फ्रॉड है। नेग्लिजेंस सेकंड वाला पॉइंट है कि अगर रिव्यू रिपोर्ट में ऑडिटर कोई मटेरियल फैक्ट्स बताने में नाकाम रहा है तो लेवल 2 की सजा मिले। लेकिन अगर उसने जानबूझ के ब्रीफ केस पकड़ा क्लाइंट से और गलत रिपोर्ट साइन कर दी, इस पे पैसे भी हैं, सजा भी है। कितने साल सजा है? 2 साल कैद बामुशक्कत।
बामुशक्कत नहीं लिखा हुआ इधर, चले बहरहाल। और अगर कंपनी का कोई ऑफिसर हमें कोई रिकॉर्ड देने से इनकार कर दे, हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए, रोड़े, मुहावरा नहीं सुना हुआ? हाँ, रास्ते में रोड़े, हाँ मुहावरा उर्दू में बड़ा फेमस है। तो क्या उस बंदे को कोई पेनल्टी होनी चाहिए? बिल्कुल होगी। कौन सी पेनल्टी? लेवल 3 की। अब देखें कंपनीज एक्ट बनाने वाला कितना अक्लमंद है। ऑडिटर गलत काम करे, सारी सजाएं लेवल 2 की है, यानी छोटी वाली, और क्लाइंट का गलत काम करे उसके लिए सजाएं नेक्स्ट लेवल की है, लेवल 3। 5 लाख पर डे है भाई, थोड़ा नहीं, पर डे है। आगे देखिए बात कहां तक जाती है। हाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा आगे लिखा क्या हुआ है। ये ए के साथ जितने जीरो हैं इसे उर्दू में क्या कहते हैं आपको पता भी नहीं होगा। हाँ, है थोड़ी छोटी सजा तो नहीं है। चलिए अब आपको होम असाइनमेंट दी गई थी कल 21, नहीं अभी आपकी इसके बाद क्लास है कोई? कौन सी? किस जगह पे? अच्छा चले, लेकिन फिर क्लास होगी हमारी। कल हमें ये क्वेश्चन डिस्कस करने पड़े। नहीं कल हमारी क्लास होगी। चले अब सुन लें। अच्छा सुन लें। नहीं मनोरंजन छोड़े इसको। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 जो है ये पढ़ चुके हैं हम, सैम्पलिंग में पढ़ लिया था हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 चैप्टर 23 का। अब कहते हैं 2 तरह के रिस्क थे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, कि अगर कंट्रोल स्ट्रांग है ऑडिटर इस कंक्लूजन पे पहुंचे वीक है, कंट्रोल वीक है ऑडिटर इस कंक्लूजन पे पहुंचे स्ट्रांग। चलिए अच्छा अब फिर सुन लें, हमारा कल भी इसी टाइम पे क्लास होगी, ठीक है? नहीं सुन लें, क्वेश्चन डिस्कस करना जरूरी होता है, ठीक है? वो कंसेप्ट हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हमने जो चैप्टर 21 के ये अहम चैप्टर है, चैप्टर 20 के भी मैंने आपको होम असाइनमेंट दी थी, लेकिन वो इतनी अहम नहीं है, ठीक है? इतनी वो भी डिस्कस करेंगे हम कल, लेकिन चैप्टर 20 जो है 21 जो है इसकी असाइनमेंट ज्यादा अहम है, ठीक है? ज्यादा अहम है, तो हिम्मत कीजिए। कल भी आपकी क्लास है ना? हाँ, तो 9 बजे से पहले ही हम इसी तरह, बल्कि कल जल्दी फारिग हो जाएंगे। कल हो सकता है 40-45 मिनट में खत्म। नहीं 8 से 9। देखें रिस्क के तौर पे मार्जिन रखना होता है। हाँ 7:30 बजे आप आएंगे नहीं, पक्की बात है, 7:30 बजे आ जाएंगे। चले कल की क्लास का टाइम है 7:30 बजे, कल की क्लास का टाइम 7:30 बजे। नहीं ये मैं 5 पेपर के क्वेश्चन तसल्ली से डिस्कस करना चाहता हूं, और ये चैप्टर 21 भी है, चैप्टर 20 भी है, ठीक है? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।